हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप चैप्टर की जो शुरुआत है वो की थी और हमने स्टेप बाय स्टेप समझा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि परागकण का अंकुरण किस प्रकार से वर्तिकाग्र के ऊपर होता है और अंकुरण के दौरान पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने ये भी देखा कि परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर आता है तो वर्तिका के द्वारा कुछ ऐसे पोषक पदार्थों का स्राव किया जाता है जो उस परागकण के अंकुरण के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। हमने ये देख लिया था कि परागकण से पराग नलिका बन तो जाती है और बनने के दौरान जितने भी परागकण आए हैं उन परागकणों में से सिर्फ एक पराग नलिका ही कहाँ तक पहुँच पा रही थी, बीजांड के अंदर अंड कोशिका तक पहुँच पा रही थी, या मैं ये कहूँ कि भ्रूणकोश के अंदर जो एग सेल थी उस एग सेल या अंड कोशिका तक पहुँच पा रही थी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा कि जब पराग नलिका बन चुकी है, पराग नलिका के केंद्रक हमारे पास आ चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीयक जो केंद्रक थे वो हमारे पास है पराग नलिका के अंदर, और पराग नलिका अंड कोशिका तक पहुंच भी चुकी है। अब वो पराग नलिका किस प्रकार से अपने न्यूक्लियस को जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज करवाती है, या फिर उस भ्रूणकोश के अंदर जो उपस्थित द्वितीयक केंद्रक है उनके साथ किस प्रकार से फ्यूज होता है। तो विद्यार्थियों, हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है द्विनिषेचन। टॉपिक क्या रहेगा? अपना टॉपिक रहेगा द्विनिषेचन। द्विनिषेचन की क्रिया के अंदर हम देख सकते हैं कि नाम से अगर अपन इसका अर्थ निकालना चाहें तो द्वि का मतलब होता है दो और निषेचन का मतलब सीधा सा है कि दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया का होना, या मैं ये कहूँ कि दो बार निषेचन की क्रिया का होना ही क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। अब यहाँ विद्यार्थियों आपको एक चीज ये ध्यान देनी है, दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे हो, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हमारे पास एक भ्रूणकोश की जब अपन संरचना देखते हैं भ्रूणकोश की, उस भ्रूणकोश की संरचना में हमारे पास तीन कोशिकाएं होती हैं, तीन नीचे की तरफ, तीन ही कोशिकाएं किधर, ऊपर की तरफ, और बीच के अंदर हमारे पास एक कोशिका होती है जिसके अंदर दो केंद्रक होते हैं, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये आपके पास दो केंद्रक युक्त कोशिका। अब ये संरचना है कहाँ? ये संरचना है अपनी बीजांड के अंदर। ये संरचना कहाँ है अपनी? ये बीजांड के अंदर की संरचना है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि भ्रूणकोश, इस भ्रूणकोश के अंदर क्या पाया जाना है अपना, इस भ्रूणकोश के अंदर वो जो पराग नलिका है वो पराग नलिका अपनी कहाँ आ जाएगी, इस भ्रूणकोश के अंदर जो एग सेल है इस एग सेल तक पहुंच पाएगी। यहाँ पर हम इस संरचना को जब समझें तो हम ये देख सकते हैं, आप यहाँ इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं आसानी से, कि पराग नलिका तीन तरीके से प्रवेश कर पा रही थी। अगर मैं एक एम्ब्रियो सेल की बात करूं और एम्ब्रियो सेल के अंदर पराग नली के प्रवेश की बात करूं तो तीन तरीके थे पराग नली के प्रवेश के। पहला तरीका तो क्या था अपना, बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा था निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। और तीसरा तरीका था अपने पास अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश। अब यहाँ आपको देखो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ निभाग की तरफ से अगर प्रवेश कर रही है तो नाम के अनुसार हम क्या अनुमान लगा लेंगे कि निभाग की तरफ से अगर प्रवेश हो रहा है तो निभागीय प्रवेश हो गया। बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ से अगर प्रवेश हो रहा है तो बीजांड द्वारीय प्रवेश हो गया। और अगर अध्यावरण से, अध्यावरण का मतलब यहाँ ये लेंगे कि ये जो हमारे पास दो आवरण थे भ्रूणकोश के चारों तरफ, उन अध्यावरणों को भेदते हुए अगर प्रवेश कर रही है पराग नलिका तो उसको हम क्या कहते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। अब यहाँ पर पराग नलिका की मान लो कि ये अपने बीजांड द्वारीय छोर से पराग नलिका प्रवेश कर रही है और इस पराग नलिका के अंदर ये दो न्यूक्लियस है,
पराग नलिका का 3 तरीके से प्रवेश हो सकता है। हम इसको अगर बीजांड द्वारीय छोर की तरफ से होने वाले प्रवेश के रूप में अगर देखें तो हम ये मान सकते हैं कि ये पराग नलिका इस बीजांड द्वारीय छोर की तरफ से प्रवेश करेगी और एक्सेल के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर इस बीजांड द्वारीय छोर की तरफ ये जो 3 कोशिकाओं का समुच्चय है, इस समुच्चय को तो क्या नाम दिया गया है, इस समूह को तो क्या नाम दिया गया है, अंड समुच्चय नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, अंड समुच्चय। लेकिन इसमें ये जो बीच वाली सेल है, ये जो बीच वाली सेल है, इस बीच वाली सेल को हम क्या नाम देंगे, अंड कोशिका देंगे। क्या नाम दे देंगे, अंड कोशिका नाम दे देंगे। अब यहाँ होगा क्या, इस पराग नलिका के पास 2 केंद्रक, प्रथम केंद्रक और द्वितीय केंद्रक। इनमें होगा क्या, ये जो प्रथम केंद्रक है, ये प्रथम केंद्रक क्या करेगा, सबसे पहले फ्यूज होगा किसके साथ, इस एक्सेल के साथ। ये न्यूक्लियस जब इसके साथ फ्यूज हो गया तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया या मैं कहूँ कि निषेचन की क्रिया एक बार तो हो चुकी है। एक बार निषेचन तो इस प्रकार यहाँ हो गया। अब ये जो दूसरा केंद्रक बच गया, ये दूसरा केंद्रक क्या करता है, ये आगे जाकर मध्य भाग में ये जो द्वितीय केंद्रक है, इन द्वितीय केंद्रकों के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो फर्टिलाइजेशन दूसरी बार हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पर सीधा सा ये कह सकते हैं कि द्विनिषेचन में निषेचन की क्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। और वो 2 बार प्रोसेस किस तरीके से हो रही है वो हम इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। पहली बार में तो पराग नलिका का जो एगोनिक केंद्रक था वो बीजांड द्वारीय छोर की तरफ उपस्थित अंड समुच्चय में अंड कोशिका के साथ युग्मित हो गया। तो एक बार संलयन यहाँ हो गया। दूसरा जो न्यूक्लियस था पराग नलिका का, या जो हम ये कहें कि दूसरा जो नर युग्मक था, वो नर युग्मक मध्य भाग में, किसके मध्य भाग में, भ्रूण कोश के मध्य भाग में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ जाकर क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। कितनी बार हो गई क्रिया संलयन की, 2 बार। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, द्विनिषेचन नाम दिया गया है। विद्यार्थियों, अगर हम शब्द से अर्थ को निकालना चाहें तो बड़ी ही आसानी से हम इन शब्दों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस द्विनिषेचन की बेसिक जानकारी की बात करता हूँ कि द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। तो एक साइंटिस्ट थे, सर्वप्रथम अगर बात की जाए द्विनिषेचन की तो सर्वप्रथम बताया था नवास्चीन, वैज्ञानिक था नवास्चीन। इसने 1898 ईस्वी के समथिंग द्विनिषेचन की जो क्रिया थी वो लीलियम और एक प्लांट था फ्रिटिलेरिया, इन पादपों के अंदर द्विनिषेचन की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले किसने बताई, नवास्चीन ने बताई। और नवास्चीन ने इन पादपों के अंदर द्विनिषेचन के बारे में समझाया कि द्विनिषेचन की एक्चुअल प्रोसेस के अंदर होता क्या है, किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम अगर द्विनिषेचन के बारे में शॉर्ट रूप में अगर देखना चाहें तो द्विनिषेचन के अंदर मोस्टली 2 चीजें होती है। इस द्विनिषेचन की अगर बात करूं तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, द्विनिषेचन का मतलब क्या हो गया, यहाँ एक तो युग्मक संलयन प्लस त्रिक संलयन, ये दोनों प्रोसेस आपस में मिलकर ही क्या कहला रहे हैं अपने, यहाँ पर हम इसको द्विनिषेचन कह सकते हैं। यानी द्विनिषेचन के अंदर 2 क्रियाएं होंगी, एक तो युग्मकों का फ्यूजन होगा आपस में या युग्मक आपस में युग्मित होंगे, और दूसरा उनके अंदर त्रिक संलयन की क्रिया भी होगी। यहाँ पे अगर अपन युग्मक संलयन की बात करें तो युग्मक संलयन के अंदर हम सीधा सा अभी अपन ने देखा कि युग्मक संलयन में होगा क्या, युग्मक संलयन के अंदर पराग नलिका का जो पहला एक केंद्रक था वो केंद्रक उसके साथ, या अपन ये कहें कि जो युग्मक है नर युग्मक, ये किसके साथ युग्मित हो रहा है, एक्सेल के साथ युग्मित हो रहा है। इसका मतलब युग्मक संलयन हो गया। और दूसरा त्रिक संलयन का मतलब हम क्या निकाले, त्रिक संलयन का मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस था या ये जो युग्मक था ये मध्य भाग में उपस्थित जो द्वितीय केंद्रक है उसके साथ जाके जुड़ गया। तो 2 न्यूक्लियस तो पहले से थे, एक न्यूक्लियस जाके और जुड़ गया, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 को त्रिक कहते हैं। जुड़ने की क्रिया क्या कहला रही है, संलयन। इसका मतलब यहाँ पर त्रिक संलयन होने की क्रिया संपन्न होगी। तो द्विनिषेचन के अंदर 2 क्रियाएं मोस्टली संपन्न होती है। सबसे फर्स्ट तो अपना आ जाता है युग्मक संलयन और सेकंड अपना आ जाता है त्रिक संलयन।
अब ये जो युग्मक संलयन की क्रिया है, इस युग्मक संलयन की क्रिया के दो और भी नाम, दो अन्य नामों से भी इसको हम जान सकते हैं। इस युग्मक संलयन को प्रथम निषेचन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? प्रथम निषेचन। और इसी युग्मक संलयन को सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये दो नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि युग्मक संलयन क्या है, या ये पूछ ले सत्य निषेचन क्या है। तो आपको युग्मक संलयन की प्रोसेस ही बतानी है कि युग्मक संलयन ही क्या है, सत्य निषेचन है। क्यों है वो आप यहाँ इस डायग्राम से समझ सकते हो, क्योंकि पहला जो न्यूक्लियस था वो एक्सेल के साथ क्या हुआ, युग्मित हुआ, और एक्सेल के साथ जो युग्मित होने के दौरान क्रिया घटित होती है वही वास्तविक घटना होती है। वास्तविक संलयन की घटना हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया कि युग्मक संलयन को ही क्या कहा जा रहा है, प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहा जा रहा है। अब यहाँ मैं कुछ फैक्ट की बात करता हूँ। यहाँ हमने एक क्रिया देखी कि हमारे पास एक तो क्रिया हो रही है त्रिक संलयन की, और हमने इससे पहले देखा कि ये सारी प्रोसेस तो बाद की है। पहले कौन सी क्रिया होगी? परागण होगा। परागण की क्रिया के दौरान या फिर मैं ये कहूँ कि परागण और निषेचन जो है उस क्रिया के अंदर, क्योंकि सबसे पहले परागण के दौरान क्या आने हैं? परागकण आने, और परागकण आने के बाद उन परागकणों का जर्मिनेशन होना है, पोलन ट्यूब बननी है, और लास्ट में जाकर क्या होना है? निषेचन होना है। तो मैं यहाँ पर एक फैक्ट आपको बता दूं कि परागण और निषेचन की जो क्रिया है उसके मध्य एक समय अंतराल होता है, और वो समय अंतराल क्या है? वो समय अंतराल लगभग माना जाता है कि 2 से 25 घंटे का अंतराल हो सकता है। किस किस के बीच? दो क्रियाएं हैं, परागण जिसके अंदर होगा क्या? परागकण वर्तिकाग्र तक आएंगे, और दूसरी क्रिया है निषेचन। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर दोनों गैमेट आपस में क्या होंगे? युग्मित होंगे। इन दोनों के मध्य कितना समय अंतराल माना गया है? 2 से 25 घंटे का। 2 से 25 घंटे का क्या पाया जाता है? इन दोनों के बीच अंतराल पाया जाता है। यानी पॉलिनेशन के बाद निषेचन की जो क्रिया होगी वो 2 घंटे में भी हो सकती है, या 2 से 25 घंटे के मध्य कभी भी हो सकती है। दूसरी एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले जो न्यूक्लियस था वो एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर युग्मक संलयन पहले हो गया। फिर जो दूसरा न्यूक्लियस है वो जो मध्य भाग में द्वितीयक केंद्रक थे उनके साथ जाके फ्यूज हो रहा है, इसका मतलब दूसरी क्रिया ये। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इन दोनों में से पहले क्रिया कौन सी होती है? युग्मक संलयन और त्रिक संलयन की जो दो क्रियाएं हैं इनमें से पहले कौन सी हो रही है? तो विद्यार्थियों, आपको इसमें भी ध्यान रखना है। आप इस प्रोसेस के अनुसार ये नहीं बताएंगे कि युग्मक संलयन पहले हो रहा है इसके बाद विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या? आज का निषेचन के बाद जिसकी इंग्लिश टर्म होती है एंडोस्पर्म। आपको इसकी इंग्लिश टर्म की थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार इंग्लिश टर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म निर्मित किससे होता है? निर्मित होने की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है त्रिक संलयन की क्रिया द्वारा। इसके द्वारा त्रिक संलयन की क्रिया द्वारा। और त्रिक संलयन की क्रिया का मतलब सीधा सा है कि 2n या द्विगुणित जो केंद्रक है उनके साथ n नर युग्मक जुड़ जाए, या हम ये कहें कि द्विगुणित जो केंद्रक था उसके साथ एक त्रिगुणित नर युग्मक का न्यूक्लियस भी जाके क्या हो जाए, जुड़। ये क्या कहलाता है? आपका त्रिक संलयन है। तो त्रिक संलयन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? ब्रोमोफोर्स का निर्माण हो रहा है, या फिर मैं यहाँ ये कहूँ कि यहाँ पर निर्माण हो रहा है पीईएन का। किसके द्वारा? त्रिक संलयन की क्रिया के द्वारा। पीईएन क्या है? यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। पीईएन का मतलब हो गया, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस।
प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस मतलब हो गया प्राथमिक भ्रूणकोशीय केंद्र। इसका निर्माण किससे हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है त्रिक संलयन क्रिया के द्वारा। अब विद्यार्थियों यहाँ हम इसकी बेसिक जानकारी के बाद देखते हैं कि ये जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के प्रकार कौन कौन से। तो यहाँ किसी भी प्रकार को समझने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो प्रकार किस आधार पे, किस बेस पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो अपन भ्रूणकोश के प्रकार देखने जा रहे हैं वो है विकास के आधार। किसके आधार पर है? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रकार जो आता है केंद्रकीय भ्रूणकोश, दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणकोश और तीसरा आता है हेलोबियल भ्रूणकोश, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश। तो विद्यार्थी विकास के आधार पर अगर भ्रूणकोश की बात की जाए तो वो तीन प्रकार के हो गए, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। बारी बारी से अब हम इनकी चर्चा करते हैं कि केंद्रकीय प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो क्या होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। सबसे पहले इस केंद्रकीय भ्रूणकोश की अगर मैं बात करूं तो इस केंद्रकीय भ्रूणकोश में जो पीईएन यानी प्राथमिक भ्रूणकोशीय जो केंद्रक है उसमें विभाजन होता है, उसमें स्वतंत्र विभाजन होते हैं। और स्वतंत्र विभाजन होगा तो सीधी सी बात है केंद्रक विभाजित होकर केंद्रकों की संख्या को बढ़ाएगा और जो केंद्रक के जो बड़ी संख्या में केंद्रक बने वो केंद्रक कोशिका द्रव्य के अंदर परिधि की तरफ जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पीईएन के केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन व बने केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते। तो यहाँ आपको एक चीज देखनी है, ये जो मैंने आपको बताया कि पीईएन का न्यूक्लियस जो है वो केंद्रक विभाजित होता है और विभाजन से बने जो अनेक केंद्रक हैं वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं मध्य भाग। तो देखो पहले प्रकार का जो केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश था उसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो रहे हैं। दूसरा जो अपना आता है पी प्रकार की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है अपना कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी पीईएन विभाजित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है वो विभाजित भी होगा और साथ ही साथ एक क्रिया और होगी, साथ साथ भित्ति निर्माण भी होगा। ये केंद्रकीय और कोशिकीय प्रकार के जो भ्रूणकोश है उसमें एक अंतर भी हम कह सकते हैं। केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणकोश में हमने ये देखा कि उसके अंदर जो केंद्रक का विभाजन तो हो रहा था लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केंद्रक का विभाजन भी हो रहा है और साथ ही साथ भित्ति का निर्माण भी हो रहा है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। भ्रूणकोश के दो छोर, विजांड द्वारीय छोर और निभागीय छोर। यहाँ पर केंद्रक जैसे ही विभाजित हुआ तो आप देख सकते हो केंद्रक तो अलग अलग बन गए, बहुत सारे केंद्रक भी बन गए, लेकिन बीच में ये भित्ति का निर्माण भी हो रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। तो अगर केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण होता है तो वो कौन सी टाइप का भ्रूणकोश होगा? वो होगा अपना कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश। तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं, तीसरा प्रकार आता है अपना हेलोबियल। कौन सा आ गया? हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश। इस हेलोबियल की जब बात आती है तो हेलोबियल प्रकार का जो भ्रूणकोश है, ये हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश दोनों का मध्यवर्ती से मेरा मतलब यहाँ है कि केंद्रकीय और कोशिकीय प्रकार का जो भ्रूणकोश है उन दोनों के लक्षण यहाँ एक के अंदर ही आपको दिखाई दे देंगे। कैसे? दोनों का मध्यवर्ती किस प्रकार से हुआ, इसको समझने के लिए आप तीसरे डायग्राम को देख सकते हैं। ये हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश है। इसमें ऊपरी छोर जो है वो निभागीय छोर हो गया, नीचे वाला जो छोर है वो विजांड द्वारीय छोर हो गया। अब निभागीय छोर की तरफ का जो न्यूक्लियस था वो विभाजित हुआ, बहुत से केंद्रक बने और वो केंद्रक देखो आप परिधि की तरफ व्यवस्थित हो गए और बीच के अंदर क्या रह गई? ये रिक्तिका रह गई। तो इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें केंद्रक परिधि की तरफ व्यवस्थित हो रहे थे, बीच में रिक्तिका बन रही थी, वो कौन से में थी?
वो फर्स्ट में थी, केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणकोश पे। तो निभागीय छोर की तरफ वाला जो भ्रूणकोश है या भ्रूणकोश का जो भाग है वो तो किसको दर्शा रहा है, केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणकोश को दर्शा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें बीजांड द्वारीय छोर की तरफ, तो आप बीच में ये देख सकते हो भित्ति का निर्माण भी हो रहा है। केंद्रक विभाजन के साथ साथ अगर भित्ति का निर्माण होता है तो हमने देखा था केंद्रक निर्माण के साथ भित्ति का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश कहलाता है। ये तो बात हो गई अपने इन भ्रूणकोशों की। अगर हेलोबियल के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये एक बीजपत्री की अपन बात कर सकते हैं। एक बीजपत्री प्रकार के जो पादप है उनके अंदर हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश पाया जा सकता है। और कोशिकीय प्रकार की अगर बात करें तो इसका कुकुरबिटेसी कुल अपन ले सकते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के पादप। तो विद्यार्थियों ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने द्विनिषेचन और भ्रूणकोश के बारे में देखा। इसके अलावा दो वर्ड आपको और ध्यान रखने हैं। एक तो वर्ड होता है एंडोस्पर्म और एक वर्ड है एम्ब्रियो सैक। ये दोनों वर्ड अलग अलग, ये इंग्लिश टर्म आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। एंडोस्पर्म का मतलब हो गया भ्रूणकोश और एंडोस्पर्म का मतलब हो गया भ्रूणकोश, दोनों अलग अलग चीजें। कई बार क्या होता है इंग्लिश टर्म के चक्कर में हम हिंदी वाले शब्द को भी उल्टा कर देते हैं। पूछा जाता है एंडोस्पर्म, हम बता देते हैं भ्रूणकोश, और पूछा जाता है एम्ब्रियो सैक और हम बता देते हैं भ्रूणकोश के बारे में। ये भी आपको कुछ टर्म ऐसी हैं आपके सामने, ऐसी टर्म आएंगी कि आपको उसको इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इंग्लिश टर्म के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है। तो एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणकोश और एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है भ्रूणकोश। तो विद्यार्थियों ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, जरूर आपके कमेंट को देखा जाएगा और उसके सॉल्यूशन आपको जरूर भेजे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, करते रहिए सुरक्षित।